हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट आपका BS है जिसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये हमारा 1872 का एक्ट था। इसमें संशोधन करके इसका नाम बदल के 2023 में BS भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है। इसका नाम कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और शॉर्ट में बोलते हैं इसे BSA। और इसका जो कोड जो है इसका है 5007। पहले जो इसका नाम था वो था लॉ ऑफ एविडेंस यानी साक्ष्य अधिनियम नाम था और ये था 1872 का। ठीक है, और इसका कोड था 5003। इसका नाम चेंज हुआ तो इसका कोड भी चेंज हो गया। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट की बैक और एक्स है वो पुराने तरीके से ही, जैसे उन्होंने पहले पेपर दिया था, जो उनका पहले सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, आगे जो न्यू स्टूडेंट हैं वो BSA के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। अब फर्क क्या है, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं 85 से 95% आपका पेपर मेरे दिए हुए वीडियो और PDF से ही आपका हो जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, मतलब जो पहली बार BSA का पेपर देंगे, उनके लिए सिर्फ क्या है 70% जो मेरे वीडियो और PDF से आपका पेपर हो जाएगा। बस आपको न्यू क्या करना है, आपको न्यू सेक्शन याद करनी है। सिलेबस सेम है, सेक्शन आपको न्यू करने हैं। ठीक है, और सेक्शन न्यू कहाँ होंगे वो मैं बता देता हूं। जब मैं आपको वीडियो कराऊंगा, जो मेरे PDF में जो सेक्शन पड़े हैं वो बैक और एक्स वाले स्टूडेंट एज इट इज याद करेंगे, कोई फेरबदल नहीं करना है। जहां पर मैं रेड पेन से सेक्शन लिखूं वो न्यू स्टूडेंट को याद करना है। ठीक है, जैसे आपका एक्ट चेंज हुआ है तो आपके सेक्शन भी न्यू है, वो मैं रेड से लिखता जाऊंगा। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ये है विबंधन। विबंधन का मतलब होता है कोई समझौता, कोई करार या कोई आपसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। या लिखित कोई पत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न है 7। विबंधन के सिद्धांत का वर्णन दो दृष्टांतों को देते हुए कीजिए। संक्षेप में विबंधन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहां पर क्या बोला है, विबंधन को बताइए और बताते समय इसके दो दृष्टांत बताइए। ठीक है, संक्षेप में विबंधन के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन कीजिए तथा विबंधन के जो प्रकार हैं प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। आगे चलते हैं। अर्थ है इसका, विबंधन विधि का वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा या उसके आचरण से पैदा होने वाले व्यपदेशन से रोकता है। तो विबंधन क्या है, वो किसी व्यक्ति को उसके आचरण द्वारा होने वाले व्यपदेशन से रोकता है। ये व्यपदेशन क्या होता है उसे बता देता हूं। व्यपदेशन व्यपदेशन होता है मिथ्या, झूठ, लालची व्यक्ति। ठीक है, ये इसमें आते हैं। यानी कोई कोई भी व्यक्ति जब मिथ्या कथन करता है, झूठ बोलता है या लालच भरी बातें करता है, उसको व्यपदेशन कहते हैं। तो यहां पर क्या है, ये जो विबंधन है, ये यहां पर बोला है अगर कोई व्यक्ति समझौता कर रहा है, करार कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या लिखित पत्र के द्वारा कोई संविदा है, ठीक है, तो उसको करते वक्त कोई व्यक्ति व्यपदेशन का सहारा ना ले, यानी कोई मिथ्या, झूठ या लालच का सहारा ना ले, उसको रोकता है। आगे चलते हैं, दोबारा से देखो। विबंधन विधि का वह सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा या उनके आचरण से पैदा होने वाला व्यपदेशन से रोकता है। तो यहां पर जो विबंधन है, जब कोई व्यक्ति समझौता करे तो व्यपदेशन को रोका जाए। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल को देखने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो देख लो, हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके बात करके हमसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कमेंट में काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हम पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो ये जो नंबर है इसी नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करो, ठीक है। और आपका जो A1 एक्ट है 199 का है, अगर 2 एक्ट लोगे तो 299 के हैं, और 5 लोगे तो आपके 499 के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हैं आपके एक्ट। और इसी नाम से, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से, मैंने व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है, उसे आप फॉलो कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं उस तरह से, इसी तरह से उस चैनल पे भी आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज़ प्रोवाइड होंगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, थोड़ा प्यार से समझेंगे और ध्यान से समझना, क्योंकि अगर हमारी स्टार्टिंग ही खराब हो जाएगी क्वेश्चन की समझने की तो हम अच्छे से आगे नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति दूसरे की स्थिति प्रभावित करने के लिए कुछ कहता है और दूसरा वास्तव में प्रभावित हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहां पर बोला है कि कोई व्यक्ति कुछ बातें कर रहा है, झूठ कर रहा है, मिथ्या और लालच भरी बातें कर रहा है, और उन बातों से दूसरा वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, तो प्रथम व्यक्ति विबंधन से बाध्य हो जाएगा कि जो बात उसने कही थी वह सही थी, ठीक है। अब जो दूसरा व्यक्ति उसकी बातों को सुन रहा है, ठीक है, चाहे वो मिथ्या बातें सुन रहा हो, लालच हो, कुछ भी हो, उसे सुन रहा है और उससे प्रभावित हो गया है। इसका एक एग्जाम्पल और है इसमें। एक व्यक्ति ने रेलवे में कुछ माल देते हुए उसका मूल्य 100 रुपये बताया। माल के खो जाने पर उसे यह नहीं कहने दिया जाएगा कि उसका माल अधिक कीमत का था। इसको समझते हैं। जैसे यहां पर एक रेलगाड़ी में एक विक्रेता है, ठीक है, और यहां पर कुछ सवारी है ट्रेन में, नंबर 2 पे सवारी है। ये जो विक्रेता है इसके पास कुछ सामान है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, इस प्रकार से सामान है। और ये इस सवारी के सामने यहाँ पर और भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या सवारी हो सकती हैं जो यात्रा कर रहे हैं, उनसे कहता है कि मेरा जो ये सामान है 100 रुपए का है, ठीक है। अपनी साख बढ़ाने के लिए, झूठ बोलने के लिए वो 10 रुपए इसे काटो यहां से, अपनी साख बढ़ाने के लिए 10 रुपए की वस्तु को 100 रुपए की बताता है, ठीक है। 10 रुपए की वस्तु को 100 रुपए की बताता है, या 100 रुपए की वस्तु को 10 रुपए की बताता है, ठीक है। भाई जैसे हम कभी सफर करते हैं और वहां पर अपनी धाक जमाने के लिए या अपना अच्छापन दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं, मिथ्या कथन करते हैं, झूठ बोलते हैं या लालच दिखाते हैं, ठीक है। 10 रुपए की वस्तु को 100 रुपए की बता रहा है और 100 की वस्तु को 10 रुपए की बता रहा है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये सवारी इसकी बातों को सुन रही है और उसकी बातों से प्रभावित हो जाती है कि भाई हो सकता है 10 की चीज इसने 100 में ही ली हो, या 100 की चीज इसने 10 में ली हो और इसका ही इतना मूल्य हो। अब वो थोड़ी देर बाद वो रेलगाड़ी में जिसका उसने मूल्य बताया था वो खो जाती है। जो 10 रुपए की वस्तु थी 100 की बताई थी, और जो 100 की थी वो 10 रुपए की बताई थी, ये खो जाती है। तो अब ये जो विक्रेता है, अब ये खोने के बाद ये नहीं कह सकता है कि मेरी तो 10 रुपए की वस्तु थी या मेरी तो 100 रुपए की वस्तु थी। अब उसने जो झूठ बोलकर, मिथ्या लालच से जो उसने पैसे बताए थे वो ही क्या होगा, सत्य होगा, और उसे बदलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप बात को समझे होगे। दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेता हूं कि यहां पर कहने का मतलब है जो व्यक्ति ने बोल दिया है वो ही सत्य होगा, चाहे आपकी वस्तु 10 की थी,
चाहे आपकी 100 की थी, लेकिन आपने सवारियों के सामने, यात्रियों के सामने आपने झूठ बोला था। अब आप उसका पैसा अधिक या कम नहीं कर सकते हो। तो यहां पर देखो, माल के खो जाने पर उसे यह नहीं कहने दिया गया कि उसका माल अधिक कीमत का था। अब वस्तु क्या है, खो गई है। अब वो ये नहीं कहेगा कि मेरी तो अधिक कीमत की थी, वो खो गई है। तो अब वहां पर क्या थे, वो सवारी बोलेंगी कि नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हो, आपने अपनी वस्तु का 100 रुपए की वस्तु थी, 10 की बताई थी, 10 की वस्तु के 100 रुपए बताए थे, ये आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है। अब जैसी कंडीशन हो, जैसी परिस्थिति हो, उसी के अकॉर्डिंग बातें होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने अपनी मां की उपस्थिति में कुछ संपत्ति बेची। मां को बाद में यह नहीं, यहां पर लिख लेना कहने दिया गया कि संपत्ति उसकी थी और इसलिए उसके लड़के को बोलने का कोई हक नहीं था। उस समय मौन रहने से यह व्यपदेशन हुआ कि लड़के को संपत्ति बेचने का अधिकार था और क्रेता को इस व्यपदेशन पर विश्वास करते हुए संपत्ति खरीदी थी। इसलिए मां यह कहने का अधिकार खो चुकी थी कि उसके लड़के को बेचने का हक नहीं था। इसको मैं समझा देता हूं। एक पुत्र है, एक मां है। मां के नाम पर कोई भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, मां के नाम पर कोई भूमि है, लेकिन ये जो पुत्र है भाई, मां के बाद संपत्ति किसके नाम पर आएगी, पुत्र के नाम पर ही आएगी। लेकिन अभी संपत्ति किसके नाम पर है, मां के नाम पर है। ठीक है। अब ये पुत्र अपनी मां की उपस्थिति में, यहां पर कोई स्थान है, वहां पर ये संपत्ति का क्या करता है, संविदा यानी समझौता करता है बेचने के लिए। मां भी उपस्थित थी और पुत्र दोनों ही उपस्थित थे वहां पे, और पुत्र मां की उपस्थिति में उस संविदा करता है और उसे बेचता है, और मां ये सब होते हुए देख रही है और अपनी आज्ञा भी देती है, मतलब अपने हस्ताक्षर भी करती है। अब बाद में मां ये नहीं कहेगी कि उसे बेचने का अधिकार मेरे पुत्र को नहीं था, वो तो अधिकार मुझे था, इसने तो झूठे मेरे पे हस्ताक्षर करा लिए हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि मां वहां पर उपस्थित थी और मां से भी पूछा गया था क्या आप अपनी संपत्ति को बेचना चाहती हो या राजी हो। और जब संविदा या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो इतनी मां समझ रखती थी कि वो उनको रोक दे। अब बाद में बिकने के बाद संपत्ति को तुम मना नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो जो वहां पर संविदा हुई है, मां उसे इनकार नहीं कर सकती है। ठीक है। ये क्या है, व्यपदेशन, मतलब किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मां वहां पर उपस्थित थी। अब मां झूठ बोलना चाहे लालच के कारण या किसी और वजह से, हो सकता है इस स्थान के, सॉरी, इस भूमि के टुकड़े के कोई व्यक्ति ज्यादा पैसे दे रहा हो बाद में, तो मां सोच रही हो कि इससे इनकार करके पैसे इसके वापस करके किसी अन्य व्यक्ति को बेच दें। तो यहां पर कानून या विधि क्या कहती है, कोई व्यक्ति उपस्थित है और उसी के अधिकार की जमीन है और उसका कोई सगा व्यक्ति उसे बेच रहा है और वो वहां पर निष्पादन दे रही है, अपना हामी भर रही है, तो वो बाद में मना नहीं करेगी। तो ये यहां पर बोला है, एक व्यक्ति ने अपनी मां की उपस्थिति में कुछ संपत्ति बेची। मां को बाद में यह नहीं कहने दिया गया कि संपत्ति उसकी थी और इसलिए उसके लड़के को बेचने का कोई हक नहीं था। उस समय मौन रहने से यह व्यपदेशन हुआ था कि लड़के को संपत्ति बेचने का अधिकार था और क्रेता को, यानी खरीदने वाला, क्रेता मतलब खरीदने वाले को, इस व्यपदेशन पर विश्वास करते हुए संपत्ति खरीदी थी। इसलिए मां यह कहने का अधिकार खो चुकी थी कि उसके लड़के को बेचने का हक नहीं था, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया है। आगे चलते हैं। सिद्धांत का आधार यह है कि एक ही समय पर एक ही व्यक्ति अनुमति देना और अस्वीकार करना दोनों नहीं कर सकता। जब एक पक्ष द्वारा करार में मध्यस्थम खंड का अवलंब लेने से यह कहकर इनकार कर दिया गया कि विवादग्रस्त मामला विबंधन योग्य नहीं था। जैसा कि एक बात बताओ, यहां पर मां उपस्थित है और मां के सामने भूमि को बेचा जा रहा है और मां वहां पर उन सभी बातों को सुन रही है
और सभी कॉन्ट्रैक्ट को, संविदा को स्वीकार भी कर रही है। क्या कर रही है? स्वीकार। और कुछ समय के बाद माँ कहती है कि नहीं, ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है और मैं तो बेचने के मन में ही नहीं थी, ये तो धोखाधड़ी से बेची गई है, तो इसे अस्वीकार कर रही है। तो कोर्ट ये कहता है कि एक ही समय पे आप स्वीकार भी कर रहे हो वहां पर उपस्थित होकर, और फिर दूसरे क्षण आप ये कह रहे हो कि मैं अस्वीकार हूं, तो यहां पर ये परिस्थिति नहीं चलेंगी। आपने एक बार स्वीकार किया है तो वो स्वीकार ही होगा। ठीक है, वो दूसरा अपवाद है कि हम किसी भी बेची हुई वस्तु को खारिज करा सकते हैं, वो अलग अपवाद है। लेकिन विधि ये कहती है कि अगर आपके सामने सभी चीजें, दस्तावेज दिखाए गए हैं और आप रजामंद हो, तो उन्हें व्यपदेशन के चलते हुए वापस नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। अतः बाद में उसे इस मामले में मध्यस्थम होते हैं जो बिचौलिया होते हैं, खंड का अवलंब लेने की अनुमति नहीं दी गई। पक्षों को मध्यस्थम के लिए अनुमति न देने के निर्णय को उचित ठहराया। आगे चलते हैं। विबंधन का सिद्धांत धारा 115 में नियमबद्ध किया गया है। मतलब जो विबंधन का जो सिद्धांत है वो 115 में है। बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसे 121 दिया गया है। दूसरा, यहां पे विबंधन की जगह आप वहां पर आपको विबंध लिखा मिलेगा। क्या? विबंध। ठीक है, और विबंधन। ठीक है, ये अंदर रख लेना। तो वहां पर क्या मिलेगा? विबंध, इतना सिर्फ। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन है 115 और न्यू के अकॉर्डिंग है 121। आगे चलते हैं। विबंधन का अर्थ क्या है? जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साहस्य कराया है। मतलब कोई व्यक्ति कहीं पर यह विश्वास दिलाता है किसी दूसरे व्यक्ति को, यह कर दिया है कि कोई बात सत्य है। जैसा कि एक ट्रेन में विक्रेता था, उसने दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिला दिया कि जो 10 की वस्तु है वो 100 की है, जो 100 की वस्तु है वो 10 की है। ये उसे विश्वास दिला दिया और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी बात या कार्यवाही से उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा, यानी कि साबित। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ये विक्रेता वाला, भाई कोई व्यक्ति झूठ बोलकर 10 की चीज को 100 की बता रहा है और 100 की चीज को 10 की बता रहा है। ठीक है, और ये जो सामने वाला जो सवारी है, यात्री जो है, ये मान जाते हैं उसकी बातों को। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसकी जो 100 रुपए की 10 रुपए की जो 100 रुपए की जो वस्तु थी, इसने इसका रेट क्या बताया था? 10 रुपए बताया था। अब ये खो जाती है। अब ये यात्रियों से कहता है कि भाई मेरी यहां पर एक वस्तु गिरी है, वो 100 रुपए की है। तो यात्री कहते हैं भाई सुन, पहले तो तूने झूठ ही बोला है, 100 रुपए की वस्तु का तूने पहले 10 रुपए हमें दाम बताया था। अब आप झूठ बोल रहे हो, लालच दिखा रहे हो, मिथ्या कथन कर रहे हो। आपकी 100 की वस्तु नहीं थी, आपने खुद यहाँ पे सभी को विश्वास दिलाया था कि वो वस्तु 10 रुपए की थी। ठीक है, अब आपकी वस्तु का जो हर्जाना अगर कोई देना भी चाहेगा या आप किसी से कहना भी चाहोगे तो आपको 10 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात यहां पर बोली है और उसे आपको साबित या प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा। आगे चलते हैं। विबंधन का सिद्धांत, जो दृष्टांत इस धारा के साथ दिया गया है वे पिकार्ड बनाम पियर्स के वाद पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है ये एक केस है, इसके ऊपर आधारित है, पिकार्ड बनाम पियर्स के वाद पर, है ना। इस वाद में पहली बार बंधन के सिद्धांत को एक विशिष्ट रूप दिया गया था। न्यायालय ने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को अपने शब्दों का आचरण द्वारा जानबूझकर यह विश्वास कराता है
कि वह वस्तु स्थिति सही है और उसे विश्वास पर कार्य करने या अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए फुसला लेता है, तो बाद में प्रथम व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाता कि उस समय कोई अन्य वस्तु स्थिति अस्तित्व में थी। मतलब अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा समझते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक कोई मकान मालिक है, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं से कोई सामान चुरा के लाता है या खरीद के लाता है, सामान लाता है, ये 1,000 रुपए का लेके आया, ठीक है, कितने का? 1,000 का। कोई भी सामान हो सकता है। ये अपने घर को जा रहा था, लेकिन इसे रास्ते में कोई और काम पड़ गया, ठीक है। ये सोचता है कि चल इस 1,000 का जो सामान है मैं इस घर में रख जाता हूं थोड़ी देर के लिए, या यहां पर हो सकती है कोई दुकान हो या कोई व्यक्ति बैठे हो, और ये इनके पास जाता है। ये कहता है कि यार मैं 1,000 रुपये का सामान बताऊंगा तो शायद नजर ना लग जाए, या हो सकता है इनके मन में लालच ना आ जाए, मैं रख के तो जा रहा हूं। तो ये जाता है इनके पास दुकान में सामान रखने के लिए। तो ये कहता है कि मेरे इस बैग में 100 रुपये का सामान है लगभग, और मैं कुछ देर में यहाँ पर आपके पास आ जाऊंगा और अपने सामान को ले जाऊंगा। तो भाई कोई व्यक्ति जब किसी का सामान अपने पास रखवाता है, घर हो या दुकान हो, तो वो पूछेगा भाई क्या सामान है इसमें, हमें भी तो बता दो, कल को कोई बात हो जाए तो हम जवाब तो देंगे आपको कि सर इसमें 100 रुपये का सामान है और इसमें ऐसा कुछ चीज नहीं है, आप इसे रख लो, मैं थोड़ी देर में आकर ले जाता हूं। अब वो जब थोड़ी देर में आता है तो पता चलता है कि वो चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी हो गया, या मकान वाले ने या दुकान वाले ने उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो वस्तु 1,000 रुपए की थी, क्योंकि ये यहां पर खुद बोल के गया है कि वो 100 रुपए की वस्तु है। अब या तो चोरी हो गई है, तो ये मकान वाला या दुकान वाला भाई ये जिम्मेदार है, ये 100 रुपए देगा इसको। या इसने इस्तेमाल कर ली है, कोई ऐसी वस्तु है इसके किसी परिवार वाले ने या गलती से या कैसे भी वो इस्तेमाल हो गई है या वो खराब हो गई है, तो ये 100 रुपए देने का ही उत्तरदायी है, ठीक है। अब ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा सामान 1,000 रुपए का था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं व्यपदेशन ना करने देना विबंधन। दूसरी बात, अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि सर वो तो अपनी मर्जी से रख के गया था सामान, मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी? सामान खो गया तो खो जाने दो। हम अगर हमारे घर पे कोई व्यक्ति सामान रखने आएगा तो हम तक कह देंगे कि अगर खो जाएगा तो आप जिम्मेदार हो? नहीं, इसका एक कानून है। अगर कोई व्यक्ति गलती से अपना सामान हमारे घर पे या दुकान पे भूल गया है या वो रख के गया है, जब तक वो व्यक्ति उस सामान को लेने नहीं आता तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। या तो उसका सामान हमारे घर से चोरी हुआ है तो भी हम जिम्मेदार हैं, या गलती से उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है तो भी हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। जिम्मेदारी तो है। लेकिन ये 1,000 के सामान को यहाँ पे 100 रुपये का बता के गया है, तो ये व्यक्ति चोरी होने पर या इस्तेमाल होने पर 100 रुपये ही देगा, क्योंकि ये खुद यहाँ पर ऐसा बोल कर गया था। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को, भाई ये व्यक्ति हो गया, ये दूसरा हो गया कोई, जानबूझकर यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु स्थिति सही है और उसे उस विश्वास पर कार्य करने या अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करने के लिए फुसला लेता है, तो बाद में प्रथम व्यक्ति को यह नहीं कहने दिया जाता कि उस समय कोई अन्य वस्तु स्थिति अस्तित्व में थी। तो यहां पर ये एग्जाम्पल बहुत सटीक बैठता है। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल और बनता है, एक कै है, ये बेचने वाला यानी विक्रेता, इसके पास एक भूमि का टुकड़ा है, लेकिन ये भूमि का टुकड़ा इसके नाम पर नहीं है, या तो इसके मां के नाम पर है या इसके पिता के नाम पर है। आने वाले समय में ये भूमि कै के नाम पर आ जाएगी। ये बेचने वाले को, मतलब खरीदने वाले को यानी क्रेता को
ये विश्वास दिलाता है कि ये जो भूमि का जो टुकड़ा है ये वाला, ये मेरा ही है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, आप खरीद लो। ये पूरे दस्तावेज अपने, भाई कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के दस्तावेजों को लाने में क्या टाइम थोड़ी लगाएगा, कागज भी ला के दिखाता है, कुछ बातें भी बताता है, कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है और इस व्यक्ति को मना लेता है। ठीक है, और ये व्यक्ति जो है क्रेता मान जाता है। अगर ये इस जमीन को कम दाम पर बेच देता है, क्या कम दाम पर, और अपने माता को या पिता को किसी को बुलाकर हस्ताक्षर करा देता है, तो बाद में ये नहीं कहेगा कि ये भूमि बहुत ज्यादा कीमती थी और ये गलती से मैंने आपको दिलवा दी है अपने मम्मी से या पिताजी से, जो भी है, तो ये यहाँ पर मना नहीं कर सकता है। आगे चलते हैं, दिलवा दी तो दिलवा दी, ठीक है। आगे चलते हैं, विबंधन को एक सीमा तक ऐसा नियम कहा जा सकता है जिसके द्वारा अधिकार बनाए या खत्म किए जा सकते हैं। विबंधन के आधार पर एक अधिकार के अस्तित्व में आने का दावा किया जा सकता है। तथा इसे उस व्यक्ति के विरुद्ध लागू या उस पर प्रतिरक्षा की जा सकती है जिसे उपरोक्त अधिकार अस्वीकार करने से रोक दिया गया था। आगे चलते हैं, इसमें एक केस है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, जब आप अपने क्वेश्चन के आंसर में केस लिखते हो तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो राजन बनाम मुसाहिब अली अवध का ये केस है 1935 का, इसको आप लिखना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस मामले में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से, मतलब अपनी बातों से या अपने हाव भाव से किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है तथा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों या आचरण के विश्वास के आधार पर ही कार्य करता है, तो ऐसी अवस्था में यदि पहले व्यक्ति अपने शब्दों को या आचरणों से मुकरने की इजाजत दी गई तो यह विधि विरुद्ध होगा। मतलब अगर वो मुकरता है तो क्या है, विधि के विरुद्ध होगा। इसको समझा देता हूं। एक व्यक्ति है कै नाम का, दूसरा है कै नाम का। कै के पास एक प्लॉट है, ठीक है, क्या है, एक प्लॉट है और यहां पर दुकान है, ठीक है। अब ये जो कै है ये कहता है कै से, किससे कहता है, कै से। कै कहता है किससे, कै से, कि मेरे पास दुकान है, आप दुकान में आकर अपना कोई भी काम खोल सकते हो और मैं प्रत्येक दुकान को आपको 500 रुपये किराए पर दूंगा, ठीक है। ये जो कै है ये कहता है यार दुकान तो बहुत महंगी महंगी आती है, लेकिन ये व्यक्ति 500 रुपये में दे रहा है और ये सोचता है कि चलो सस्ती मिल रही है और मुझे दुकान की जरूरत भी थी, क्यों ना चलो मैं इसी की दुकान में अपनी दुकान खोल लेता हूं। ये कै व्यक्ति यहां पर आकर कोई दुकान इसमें से 500 रुपये में ले लेता है और यहां पर अपना काम चालू करता है। ये एक दो दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद कै ये नहीं कह सकता कि मेरी दुकानों का मूल्य 5,000 रुपये महीना है, वो मैंने गलती से या किसी कारण से आपसे बोल दिया था, आप मेरी दुकान खाली कर दो। तो यहां पर कै दुकान को खाली नहीं करेगा, क्योंकि ये कै ने इसको विश्वास और आचरण दिलाया था, आचरण के आधार पर इसने यहां पर दुकान खोली थी कि मेरी दुकान का मूल्य किराए का 500 रुपये है, अब आप कह रहे हो 5,000 रुपये है, तो ऐसा नहीं होगा। तो मिथ्या कौन बोल रहा था, कै। व्यपदेशन कौन कर रहा था, कै। अब इसी के आधार पर अगर ये कोई वाद पेश करता है तो यहां पर कै की क्या होगी, जीत होगी। देखो इस मामले में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो कै ने कै को प्रेरित करा कि मेरी दुकान 500 रुपये की है, यहां पे अपना कोई कार्य कर लो।
तथा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों या आचरण के विश्वास के आधार पर ही कार्य करता है। तो दूसरा व्यक्ति जो था भाई, इसे विश्वास हो जाता है, चल भाई 500 रुपए की दुकान मिल रही है और मुझे दुकान की जरूरत भी थी, कह के विश्वास और आचरण पर वहां पर अपनी दुकान खोल देता है। तो ऐसी अवस्था में यदि पहले व्यक्ति अपने शब्दों को या आचरणों से मुकरने की इजाजत दी गई तो यह विधि विरुद्ध होगा। तो यहां पर यह मुकरता है कि मेरी दुकान 500 की नहीं 5000 रुपये महीने की है और मैं अब इसे खाली करवाऊंगा, तो ये विधि के क्या है, विरुद्ध है, और यहां पर ख की क्या होगी, जीत होगी। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सात से यानी जानबूझकर और मिथ्या रूप से ख को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि कै की है और तद्वारा ख को उसे खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा इसी को समझ लो, ये तो अभी हमने किराए की बात करी थी और यहीं पर ये कै जो है झूठ बोलकर ख को मना ले किसी कारण से, आचरण से, विश्वास से या कोई भी लालच देकर कि ये जो दुकान है ये मेरी है, आप इसे खरीद लो और खरीदने से पहले आपको कुछ पैसा एडवांस में देना होगा। तो ये क्या कर रहा है, मिथ्या कथन कर रहा है। या ये दुकान इसी की है लेकिन ये झूठ बोलता है, दुकान का मूल्य है 5 लाख रुपए, लेकिन ये कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख में दुकान दे दूंगा और ये 1 लाख रुपए लेकर इसे दुकान का अधिकार भी दे देता है। कुछ समय बाद ये नहीं कह सकता कि वो मैंने गलती से या मिथ्या कथन के आधार पर मैंने बोला था मेरी दुकान का मूल्य 5 लाख रुपए है। तो ये कौन जीतेगा यहाँ पर, ख व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। विबंधन के आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था, विबंधन के प्रकार भी बताइए। कोई प्रदर्शन किसी घोषणा, कार्य या कार्यालोप द्वारा होना चाहिए। वह किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में होना चाहिए, जिसके बारे में वह बात कही गई है वो क्या है, अस्तित्व में होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, दुकान जो है किराए के लिए भी क्या थी, अस्तित्व में थी, बेचने के लिए भी अस्तित्व में थी, प्लॉट भी अस्तित्व में था। इसी प्रकार से एक मैंने एग्जांपल दिया था, कोई व्यक्ति किसी के घर पे या दुकान पे सामान रख के जा रहा है, वो भी अस्तित्व में थी। ठीक है, उस प्रदर्शन को किसी व्यक्ति द्वारा सत्य माना गया हो। दूसरी बात, जिस बात को ये मिथ्या कथन करने वाला पहला पक्ष जो होता है, दूसरा वाला पक्ष कोई ऐसा हो जिसने उस बात को माना हो। भाई यहां पर किराए के लिए दुकानों को खरीदने के लिए खैने उसे माना था, खरीदने के लिए खैने माना था, किसी प्रकार से क्रेता ने भूमि को खरीदने के लिए माना था। आगे 4th नंबर का पॉइंट है, वह प्रदर्शन ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिसने अन्य व्यक्ति को एहसास कराया है या करने दिया है। आगे चलते हैं। 5th नंबर का एग्जाम्पल पॉइंट है, उस व्यक्ति के प्रदर्शन से प्रेरित होकर उसके विश्वास पर कार्य किया गया हो जिससे उसकी पूर्व स्थिति में प्रतिकूल परिवर्तन आ गया हो। मतलब जिस व्यक्ति ने विश्वास दिलाया है उसके कहने पर किसी व्यक्ति ने काम किया या कोई वस्तु खरीदी, लेकिन बाद में उसके आचरण में क्या है, परिवर्तन हो गया हो। आगे चलते हैं। विबंधन के प्रकार, जैसा कि हमने प्रश्न में पढ़ा था कि विबंधन के कितने प्रकार होते हैं, उसको भी बताइए। तो विबंधन के 3 प्रकार होते हैं, वो देखेंगे। विबंधन के प्रकार निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अभिलेख द्वारा विबंधन, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से 14 तक तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 अभिलेख द्वारा विबंधन से संबंधित हैं। तो यहां पर 40 से 44 की जगह हमें इसे बदलना है, इसे करना है 34 से 38, किसके अकॉर्डिंग, बीएस से। ठीक है, देखो दीवानी प्रक्रिया में 11 से 14 तक है और साक्ष्य अधिनियम हमारा जो एविडेंस लॉ है उसमें है 40 से 44। लेकिन बीएसए के अकॉर्डिंग देखो दीवानी प्रक्रिया में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है,
और इसमें क्या है, बदलाव हुआ है, तो इसमें 34 से 38। यह दो प्रकार का होता है। कौन सा? अभिलेख द्वारा विबंधन। अभिलेख द्वारा विबंधन दो प्रकार का होता है, उसे देखते हैं। नंबर 1, अभिलेख में जो निर्णय स्मृति के रूप में समझा जाता है। दोबारा से देख लेना, निर्णय स्मृति के रूप में समझा जाता है। दूसरा, अभिलेख में जो निर्णय साक्ष्य के रूप में समझा जाता है। अभिलेख द्वारा विबंधन आपको समझा देता हूं। जब हम कोई संविदा करते हैं, संविदा किसी सामान की हो सकती है, किसी कार्य को लेकर हो सकती है, किसी भूमि को लेकर हो सकती है, खरीदने या बेचने को लेकर। जब हम उसको किसी पत्र पर, बंधन पत्र पर लिखवाते हैं, तो वो क्यों लिखवाया जाता है? दो रीजन से ही तो लिखवाया जाता है। नंबर 1, स्मृति के रूप में, कि भाई याद रहे हमने किससे जमीन कब खरीदी थी, कितने रुपए में खरीदी थी, इस रूप से लिखवाया जाता है। दूसरा क्यों लिखवाया जाता है? साक्ष्य के रूप में। भाई हम किसी से कोई जमीन लेते हैं या बेचते हैं, हम कागज क्यों बनाते हैं? यानी कि अगर हम कोई संविदा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, या सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, भूमि ले रहे हैं, तो हम बंधन पत्र क्यों बनवाते हैं? कि सामने वाला व्यक्ति कोई बेईमानी ना करे और हमें याद रहे कि हमने कब, कितने रुपए में और किस व्यक्ति के सामने ये सब चीजें खरीदी थी। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर बताए हैं। अभिलेख में जो निर्णय स्मृति के रूप में समझा जाता है, अभिलेख में जो निर्णय साक्ष्य के रूप में समझा जाता है। जब दो पक्षों के बीच कोई झगड़ा सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से तय हो जाता है, तो वह विषय निश्चयात्मक हो जाता है और पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारी उस झगड़े को पुनः आरंभ करने से रोक दिए जाते हैं। न्यायालय का निर्णय संबंधित पक्षों पर बाध्य होता है। दूसरा यहां पर एक बताया है, ये जो बंधन पत्र है, ये किसी का भी बंधन पत्र हो, इसको लेकर सी और डी नाम के व्यक्ति में क्या हुआ था? कोर्ट में विवाद चला था। वाद चला था कहां पर? कोर्ट में, अभिलेख को लेकर। अभिलेख इन बंधन पत्रों को लेकर जो असली थे, इसमें किसी भी पक्ष के लिए निर्णय आ गया, ठीक है, चाहे सी के पक्ष में आया हो या डी के पक्ष में आया हो, जो असली कागज हैं, बंधन पत्र हैं, अभिलेख हैं, उसके आधार पर निर्णय आ गया। अब सी का कोई पुत्र या डी का कोई पुत्र इसी बंधन पत्र के आधार पर, भाई बंधन पत्र क्यों होगा? किसी सामान को लेकर हो सकता है, किसी कार्य को लेकर हो सकता है, किसी भूमि को लेकर हो सकता है, या कोई अन्य चीज हो जो संविदा की हो। तो ये नहीं है कि निर्णय पहले आ गया, इससे कोई एक पक्ष संतुष्ट ना हुआ हो, उसके बच्चे दोबारा उस पर केस डालना चाहें, तो उसे कोर्ट क्या है, खारिज कर देगा कि भाई हम उस पर पहले ही निर्णय दे चुके हैं, आप उसे दोबारा यहां पर ना लेके आए। आगे चलते हैं। दूसरा है प्रलेख द्वारा विबंधन। यह सिद्धांत इस पर आधारित है कि यदि एक व्यक्ति विलेख द्वारा दूसरे व्यक्ति से सत्य कथन करने के लिए वचनबद्ध होता है, तो उसे और उसके प्रतिनिधि को विलेख में दिए बयान के विरुद्ध प्रतिकूल बयान देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किंतु विलेख द्वारा विबंधन का नियम वही लागू होता है जहां कोई विलेख जालसाजी या कपटपूर्वक न लिख गया हो। यहां पर बोला है प्रलेख द्वारा विबंधन। अगर किसी व्यक्ति ने, देखो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अगर कोई व्यक्ति झूठा कथन करता है, मिथ्या बोलता है, या जालसाजी या लालच करता है, कपट, झूठ, मिथ्या, जालसाजी, इसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति कोई झूठ बोलता है, प्रथम पक्ष, और दूसरा पक्ष क्या है, मान जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ये खुद होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर बोला है कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी कथन नहीं करता है और वो सत्य कथन के आधार पर कोई संविदा करता है, सामान बेचता है, या भूमि का टुकड़ा बेचता है, या कोई कार्य करता है, क्या है, सत्य कथन के आधार पर, और बी उससे क्या है, सहमत हो जाता है, तो इसमें एक दूसरा पक्ष किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, ना ही किसी के ऊपर बदला जाएगा।
अब ये नहीं है कि ये प्रथम पक्ष कहे कि मेरी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था और 100 रुपये में आपने इसे दूसरे पक्ष को मनाकर बेच दिया, तो आप बाद में ये नहीं कहोगे कि मेरी वस्तु का 100 रुपये मूल्य है, मैं किसी और को बेचना चाह रहा हूं 100 रुपये में ही। नहीं, या गलती से मैंने इसे दे दिया है, तो यहां पर नहीं ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये सत्य कथन है और सत्य कथन के बादों में कोई केस नहीं चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, दोबारा समझ लो, इसे रोककर दोबारा देख लेना और मैं बता देता हूं। यदि एक व्यक्ति विलेख द्वारा दूसरे व्यक्ति को सत्य कथन करने के लिए वचनबद्ध होता है, तो उसे और उसके प्रतिनिधि को विलेख में दिए बयान के विरुद्ध प्रतिकूल बयान देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किंतु विलेख द्वारा विबंधन का नियम वही लागू होता है जहां कोई विलेख जालसाजी या कपट पूर्वक न लिखा गया हो। आगे, भारत में देखो यहां पर साफ साफ लिखा है जहां कोई विलेख जालसाजी या कपट पूर्वक न लिखा गया हो, मतलब जहां पर सही है वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां कपट पूर्वक है वहां पर ही ये इस प्रकार की कारण उत्पन्न होते हैं। आगे चलते हैं, भारत में विलेख में किए गए प्रदर्शन को विशेष महत्व दिया गया है। धारा 92 के अंतर्गत केवल कुछ अपवादों में यह अवश्य होता है कि उसके विरुद्ध साक्ष्य अपवर्जित होता है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि लॉ के अंदर आप किसी भी सेक्शन को, किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी क्वेश्चन को सर्वथा सत्य मानकर मत बैठना। हर किसी का कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एग्जाम्पल बैठ जाएगा। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल के अपवाद कहीं ना कहीं आपको आपकी ही किताब में मिल जाएंगे और आप कहोगे कि सर ने तो ये एग्जाम्पल दिए हैं, इसका तो दूसरा अर्थ निकल के आ रहा है, ये तो अलग है। अगर आप 1000 एग्जाम्पल या केस पढ़ोगे तो आपको अपवाद में 1000 एग्जाम्पल और केस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन को सर्वथा सत्य मानकर मत बैठना, क्योंकि सब चीजें डिपेंड करती हैं परिस्थितियों पे। ठीक है, और वर्तमान समय पे किस प्रकार की स्थिति चल रही है उसी के आधार पर निर्णय होता है। तो यहां पर बोला है भारत में विलेख में किए गए प्रदर्शन को विशेष महत्व दिया गया है। धारा 92 की जगह हमें इसे चेंज कर लेना है, 95 कर लेना है बीएसए के अकॉर्डिंग। इसमें होता है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन इस धारा में। ठीक है, कुछ दशाओं में यह अवश्य होता है कि उसके विरुद्ध साक्ष्य अपवर्जित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तीसरा है आचरण द्वारा विबंधन। विबंधन के कितने प्रकार हैं? 3। पहला था अभिलेख द्वारा विबंधन, दूसरा है प्रलेख द्वारा विबंधन और तीसरा है हमारा आचरण द्वारा विबंधन। धारा 116 व 117 में आचरण द्वारा विबंधन से संबंधित विधि दी गई है। ठीक है, अब हमें सेक्शन की बात करते हैं और यहां पर क्या करना है, हमें 122 से 123 बीएसए के अकॉर्डिंग। न्यू सेक्शन वाले स्टूडेंट अब देखते हैं, न्यू सेक्शन वाले जो न्यू सेक्शन याद करेंगे वो वाले स्टूडेंट आगे देखते हैं। यह विबंधन किसी संविदा, सहमति या प्रदर्शन के कार्य या आचरण से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि चीजों की एक निश्चित दशा विद्यमान है और व्यक्ति उस विश्वास पर कार्य करके अपनी स्थिति बदल लेता है, तो ऐसी अवस्था में यह आचरण द्वारा विबंधन कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल दूंगा बहुत ही प्यारा समझने के लिए। यहां पर एक स्टूडेंट है ए नाम का, ए नाम का क्या है स्टूडेंट, और यहां पर एक बी नाम का कोई कॉलेज मान लो या स्कूल मान लो। ठीक है, CLG शॉर्ट में कॉलेज है, SH यानी स्कूल है। अधिकतर स्कूलों में भी मेरिट लगती है और कॉलेजों में भी मेरिट लगती है। ये जो स्टूडेंट है इसके जो अंक हैं मेरिट के लिए
70% है। कितने हैं? 70%। इस कॉलेज की जो मेरिट थी कैटेगरी वाइज, कुछ भी हो कैटेगरी में यहां पर शो नहीं कर रहा हूं, यहां पर लिखा था कि कोई भी स्टूडेंट 70% से नीचे का कोई भी स्टूडेंट है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन किसी कारण से ये जो ए नाम का जो स्टूडेंट है इसका नाम मेरिट में आ जाता है। नाम, इसके अंक वंक जो है सब वहां पर शो कर जाते हैं। जब ये मेरिट देखने जाता है, इसका नाम, इसके पिताजी का नाम, इसके जो पहला कॉलेज था जो वहां पर डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, और इसके नंबर जो फॉर्म भरते समय होते हैं वो सब मैच करते हैं और उसके आधार पर इसे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, और ये पढ़ने लगता है और ये पढ़ते पढ़ते अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, इसे डिग्री मिलने की बारी आती है। अब कॉलेज का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कॉलेज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसका जो एडमिशन है वो गलत तरीके से हुआ था। अगर इसका एडमिशन गलत तरीके से हुआ था तो आपने पहले क्यों नहीं देखा था, आपने मेरिट में नाम इसका क्यों शो करा था? हालांकि ये सबको पता है कि मेरिट 70% से प्लस वाले बच्चों की होती, लेकिन इसके 70% थे। ठीक है, 70% प्लस वालों के एडमिशन होते लेकिन इसके 70 थे। आपने, या इसके 69 मान लो आप अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, 70 प्लस पर एडमिशन था, इसके 69 थे, आपने इसको मेरिट में एडमिशन तुमने दिया है, उसका नाम मेरिट में आपने ऐड किया है, तो ये जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप हो। दूसरा, इसके मेरिट में नंबर कम थे। दूसरी बात, इसने जो कोर्स के लिए, जिस कोर्स के लिए इसने अप्लाई किया था उसकी डिग्री इसे मिलनी ही बाकी है, इसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब इसे आप डिग्री देने से मना नहीं कर सकते हो। आप किस आधार पर मना करोगे? इसने अपनी योग्यता डिग्री प्राप्त करने के समय तक दिखा दी है, तो आप इसे मना नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है? आचरण द्वारा विबंधन, और ये भी यहां पर एक एग्जाम्पल होता है। दोबारा देखते हैं, यह विबंधन किसी संविदा भाई संविदा क्या थी कि 70 प्लस वाले बच्चों का क्या होगा? एडमिशन होगा। सहमति या प्रदर्शन के कार्य या आचरण से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है, भाई विश्वास किसने दिलाया था? भाई ये कॉलेज दूसरा व्यक्ति तो ही हो गया, भाई इसने मेरिट में इस व्यक्ति का नाम क्या है शो करा दिया और ये विश्वास कर गया कि भाई मेरा नाम तो है, चाहे मेरे 69% ही सही, लेकिन किसी कारण से कॉलेज ने ना जाने किस तरीके से मेरा नंबर यहाँ पे लगा दिया है, तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। या तो इसे पहले दिन या दूसरे दिन इसे रोक लेते, लेकिन जब इसने 3 वर्ष की अपनी स्टडी पूरी कर ली, जब डिग्री देने का समय आया तो ये मना करते हैं कि इसका जो एडमिशन है गलत तरीके से हो गया था। तो कोर्ट ये कहता है, उच्चतम न्यायालय, ये गलती आपकी है। और दूसरी बात, आप एक मेरिट के आधार पर, अपनी गलती के आधार पर किसी दूसरे का भविष्य आप दांव पर नहीं लगा सकते हो। ये गलती आपकी है कि आपने उसका नाम मेरिट में क्यों लिया था। तो ये उच्चतम न्यायालय का कहना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि आप उस बच्चे को डिग्री दोगे, ठीक है, क्योंकि गलती आपकी है ना कि उस बच्चे की। और दूसरी बात, उस बच्चे के मेरिट में बेशक नंबर कम थे, लेकिन उसने अपनी योग्यता पास करके दिखा दी है। आगे चलते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल है, धर्म कुमार बनाम विश्वास दिलाता है कि चीजों की एक निश्चित दशा विद्यमान है और व्यक्ति उस विश्वास पर कार्य करके अपनी स्थिति बदल लेता है। तो स्थिति क्या है? बदल ली है। भाई 69% थे, यहां पर इसका नंबर नहीं आ सकता था, लेकिन इसने अपनी कड़ी मेहनत से, जैसे भी समझो, यहां पर साबित कर दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो अच्छा पेपर करने के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं और बेकार बच्चों की तुलना में ही उनकी गिनती हो जाती है। जैसे 100 में से ये 90 लाने वाला था, लेकिन किसी कारण से ये बीमार मान लो, या इनके घर पे कोई आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाया, और कोई रीजन हो, ये 100 में से 90 लाने वाला बच्चा था लेकिन ये 80 ही ला पाया।
और इसका मेरिट में नंबर नहीं आया, और ये गलती बस कहीं एडमिशन ले लेता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो ये अपनी योग्यता यहां भी साबित कर सकता है, ना कि मेरिट के आधार पर। अपनी स्थिति बदल लेता है, तो ऐसी अवस्था में यह आचरण द्वारा विबंधन कहलाता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 है, धर्म कुमार बनाम बलवंत। इसमें ए ने यह प्रदर्शन किया कि उसे गोद लेने का अधिकार था, और बे ने इस प्रदर्शन पर कार्य किया। गोद लेने का कार्य उसके विश्वास पर पूरा किया गया। बे का विवाह भी संपन्न किया गया। बे ने अपने गोद लेने वाले पिता का श्राद्ध संस्कार भी किया। यह निर्णय हुआ कि अपने ही कार्य और आचरण से प्रतिवादी को गोद लेने के कार्य की मान्यता से इनकार नहीं कर सकती। यहां पर क्या है, एक गोद लेने वाला, गोद लिया हुआ व्यक्ति है, उसका नाम ए रख लेते हैं, एएनआर रख लेते हैं। यहां पर कोई अन्य व्यक्ति ले लो जो उसका विरोध कर रहे हैं। ये गोद लिया था किसी व्यक्ति ने, गोद किसने लिया था उसका नाम हम सै रख लेते हैं, यानी इसका जो क्या है, पिता। भाई गोद लेने वाले को पिता ही मानते हैं अक्सर। सै ने गोद लिया था किसको, ए को। लेकिन जो अन्य इसके परिवार के जो लोग थे, किसके, सै के परिवार वाले, वो कहते हैं कि ए जो है गोद लिया हुआ हम नहीं मानते, और उसके लिए कोर्ट में बात लाते हैं। अब ये कोर्ट इससे कहता है कि ऐसे आप साबित करो कि आप कैसे उसके गोद लिए हुए पुत्र हो। ये बताता है कि सर देखो, मैंने उसका अंतिम संस्कार भी किया था अपने पिताजी का, उनका हर वर्ष में श्राद्ध भी करता हूं, ठीक है, और उनका जो कर्ज है वो भी मैंने ही उतारा है। दूसरा, मेरी एक अन्य बहन भी है जो मेरे पिताजी की ही है, उसका मैं अलन चलन जो भी है उसका खर्चा पानी आने जाने का सब मैं ही करता हूं। तो न्यायालय ने कहा कि हाँ, ये वास्तव में ही गोद लिया हुआ बच्चा है, और इसके आचरण और कर्तव्य बता रहे हैं, कि आचरण और कर्तव्य बता रहे हैं, जो एक भाई का फर्ज होता है, एक पुत्र का फर्ज होता है, ये सभी निभा रहा है। अंतिम संस्कार भी किया, श्राद्ध भी किया, कर्ज भी अपने पिताजी का उतारा, पिताजी जो कर्ज छोड़कर चले गए थे। और इसकी एक बहन भी है, उसका अलन चलन यही कर रहा है, उसके खर्चे पानी जो भी त्योहार है ये सब कर रहा है। तो इसका जो आचरण और कर्तव्य है सही है, और इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, शरद चंद्र बनाम गोपाल चंद्र लोहा 1911 का केस है। इसमें एक पुत्र ने जो अपनी माता की ओर से मुख्तार के रूप में कार्य कर रहा था, उसके नाम से एक बंधक निष्पादन करके बंधन धन प्राप्त किया। निर्णय हुआ कि वह उस बंधक के प्रति अपनी माता के हक पर विवाद करने से संबंधित है, भले ही उसे उसकी अमान्यता की जानकारी रही हो या गलती से उसके मान्य होने का विश्वास रहा हो। तो यहां पर बोला है ये निष्पादन है, मतलब सहमति, मतलब कोई पुत्र है अपनी माता के अकाउंट से या एक बंधन पत्र के द्वारा अपनी माता के हस्ताक्षर करवाता है और कुछ पैसे निकाल लाता है। तो यहां पर उसकी मां ये नहीं कह सकती कि ये जानबूझकर इसने या धोखेधड़ी से पैसे निकलवाए हैं, नहीं। एक तो आपने अपनी सहमति से सिग्नेचर किए हैं, दूसरा वो आपका सगा पुत्र है और वो उस पैसे का खर्चा आपके ऊपर ही कर रहा है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर कोई भी आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर सकते हो। और दूसरा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हर किसी का अपवाद होता है, ठीक है। एग्जाम्पल या केसेस आपको इसलिए दिए जाते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन आप ज्यादा फोकस करना, विबंधन के प्रकार कितने होते हैं, 3, अभिलेख द्वारा विबंधन, प्रलेख द्वारा विबंधन और आचरण द्वारा विबंधन, क्योंकि ये 10 नंबर में पूछा जाता है। दूसरी बात, आप इनमें एक एक एग्जाम्पल लिख देना। दूसरा, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन वहां पर किसी का नाम मत लिखना,
नाम, स्थान या कोई पता मत लिखना। आप ए बी ऐसे अल्फाबेट में ही बातें करना, ठीक है, वर्णमाला में ही बात करना। वहां पर किसी का नाम या स्थान मत लिखना, अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हो। ये नहीं है कि जो मैंने आपको कराया है आप एज इट इज ऐसा उतारने की कोशिश करो, आप अपने शब्दों में भी अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।